सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है द जेनेटिक कोड्स, म्यूटेशंस एंड ट्रांसलेशन। सो इसके पहले कि हम शुरू करें, जो हमारा पहले का जो चैप्टर था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तुमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना। डीएनए क्या होता है, उसका न्यूक्लियोटाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है एंड डीएनए का क्या फंक्शन है। उसमें तुमने पढ़ा था कि भाई डीएनए का एक तो जेनेटिक ट्रांसफर, जो हेरिडिटरी जो मटेरियल है वो डीएनए ही है। इसको हम लोग का एक्सपेरिमेंट्स में, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट या तुम्हारे हर्सी एंड चेस, इन सब के एक्सपेरिमेंट से उन लोगों ने ये प्रूव करके बताया कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और डीएनए रेप्लिकेट भी करता है। डीएनए ब्रेन ऑफ द सेल है। डीएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये जो हमारा जेनेटिक कोड है इसी प्रोटीन सिंथेसिस का एक पार्ट है। बिना जेनेटिक कोड के हमारा प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो संभव नहीं हो सकेगा। सो आज हम इसी जेनेटिक कोड के बारे में बताएंगे और क्या क्या चेंजेज आते हैं। अगर उस जेनेटिक कोड में कुछ चेंजेज आ जाते हैं तो उसको हम लोग, वो भी हेरिडिटरी, अगर मतलब कुछ हेरिटेबल चेंजेज आते हैं तो उनको हम लोग म्यूटेशंस कहते हैं। एंड व्हाट आर द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस फिर अलग उसको डिटेल में पढ़ना होगा कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हमारा ये तीनों जो आरएनए है वो अपना ऑर्गेनाइज होके एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सो ट्रांसलेशन क्या है? इट्स द सेकेंड स्टेज इन जीन एक्सप्रेशन। फर्स्ट स्टेज इन जीन एक्सप्रेशन क्या था, बताओ एनीबॉडी? फर्स्ट स्टेज इन जीन एक्सप्रेशन बताओ। रेप्लिकेशन मैम, रेप्लिकेशन। फर्स्ट स्टेज इन जीन रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन इज ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, जो रेप्लिकेशन होता है, रेस्पिरेशन जब सेल का डिवीजन होना होता है तब रेप्लिकेशन की जरूरत होती है, तो वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात आए ना, तो जरूरी नहीं कि हमारा डीएनए रेप्लिकेट करे, है ना। उसमें रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है ना। सो द फर्स्ट स्टेज इन जीन एक्सप्रेशन इज ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें कि हमारा जो डीएनए है वो एमआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है ना। So the second stage in gene expression is translating the nucleus sequence of a messenger RNA molecule into amino acid sequence of a protein, है ना। तो जो पहला सीक्वेंस क्या था कि जो डीएनए का सीक्वेंस है वो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल में जाता है ना, एमआरएनए मॉलिक्यूल में जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज इन जीन एक्सप्रेशन। देन वो आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो अपने सीक्वेंस को एमिनो एसिड में कोड करता है। मतलब वो अपने जो सीक्वेंस है उसको टीआरएनए पढ़ता है एंड टीआरएनए उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को पिक करता है एंड देन उसके बीच में पेप्टाइड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड प्रोटीन रिलीज होता है। Genetic code is defined as the relationship between sequence of nucleotide in DNA or its RNA transcript and sequence of amino acids in a protein, है ना। ये क्या है, मतलब जेनेटिक कोड जो होता है इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए और इट्स आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो, मतलब किस तरह का हमारा जो डीएनए का सीक्वेंस है और वो डीएनए के सीक्वेंस से क्या आरएनए का सीक्वेंस बना, एमआरएनए किस तरह का बना एंड उस एमआरएनए के सीक्वेंस को पढ़ के किस तरह का एमिनो एसिड हमारे प्रोटीन में आया। सो genetic code is genetic code deals about all of this process, है ना। each amino acid is specified by one or more nucleotides, क्या है ये न्यूक्लियोसाइड्स, ट्रिपलेट्स कोडोन इन द डीएनए, है ना। जो हमारा जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो ट्रिपलेट कोडोन के होता है, मतलब तीन तीन कोड के रूप में तीन तीन जो उसका बेस सीक्वेंस होता है, उस तीन बेस सीक्वेंस को हम लोग ट्रिपलेट कोड बोलते हैं, है ना। और वही जो एक ट्रिपलेट कोड जो होता है वो एक एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। So during translation, the mRNA act as a working copy of the gene which the codon for each amino acid in protein have transcribed from DNA to mRNA, है ना। सो ट्रांसलेशन में क्या होता है, mRNA जो होता है उस जो एक जीन का एक वर्किंग कॉपी की तरह एक्ट करता है और वही mRNA जो होता है वो एक कोडोन की तरह एक्ट करता है एंड उस वही कोडोन जो होता है वो प्रोटीन में किस तरह के एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस लगना है एंड किस तरह का प्रोटीन बनना है ये डिसाइड करता है।
अब जो दूसरा, पहला तो हमारा जैसा मैंने बताया कि जो 3 तरह का उसमें हमारा आरएनए इन्वॉल्व होता है, एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और टीआरएनए है ना, टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, जो कि तुम्हारा एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। एंड ये एडेप्टर मॉलिक्यूल कपल करता है एमआरएनए को विद द एमिनो एसिड दे ईच स्पेसिफाई एंड अलाइनिंग देम इन द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस बिफोर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तुम आगे उसमें देखोगे कि किस तरह से जो जैसे जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, एंड वो राइबोसोम जो है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है। उसी राइबोसोम पे हमारा एमआरएनए जो है वो लगता है, एंड एमआरएनए के सीक्वेंस को देख के जो टीआरएनए है वो साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड्स को पिक करता है, एंड उसके बाद उसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस ऑन राइबोसोम। सब किसी को पता है कि ट्रांसलेशन जो होता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो राइबोसोम पे होता है, एंड दिस राइबोसोम कॉम्प्लेक्सेस द प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए that serve as a molecular machine coordinating the interaction between mRNA, tRNA and the enzymes and the protein factors required for the protein synthesis, है ना। ये जो राइबोसोम है इसी पे हमारा ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। एंड ये राइबोसोम क्या है? इट्स नथिंग, इट इज आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, है ना, वही तुम्हारा राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। एंड यही राइबोसोम जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स करता है जो एमआरएनए है, टीआरएनए है, एंड ऑब्वियसली जब भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दो एमिनो एसिड के बीच का जब बॉन्ड बनेगा तो उसमें कई तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एंड प्रोटीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए, जो कि तुम प्रोटीन सिंथेसिस में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एंजाइम जरूरी होता है, क्या क्या तुम्हारे प्रोटीन फैक्टर्स जरूरी होते हैं, ये सारे हम प्रोटीन सिंथेसिस में उसको डील करेंगे। उसके बाद जब वंस प्रोटीन बन जाता है, वंस प्रोटीन हैज formed, then this protein undergo post translational modification as they prepare to assume their ultimate role in the cell। जो प्रोटीन होता है ना, वो मतलब एक रॉ प्रोटीन बन जाता है। जैसे हम लोग किसी तरह मोटा मोटी किसी कोई अगर टॉय बना रहे होते हैं तो मोटा मोटी उसकी हम लोग सिलाई कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं, जो उसका एक्सेस मटेरियल उसको हटाते हैं, उसको एक शेप देते हैं। तो प्रोटीन में भी कुछ इसी तरह का होता है कि एक बार एमिनो एसिड बन जाता है, बट बाद में उसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में प्रोटीन जो है वो अपना डिफरेंट शेप एंज्यूम करता है और थ्री डायमेंशनल स्टेज में आता है, जिसके कारण उसकी एक्टिविटी मतलब वो तभी एक्टिव होता है। एक लीनियर प्रोटीन जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है। प्रोटीन का फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है जिसमें कि वो एक वो एंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है या एक तुम्हारा कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है ना। सो प्रोटीन के बाद, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, और ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मोर और लेस सारे, जैसे एमआरएनए भी है तो एमआरएनए में भी तुम्हारा मॉडिफिकेशन होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। एक बार हमारा एमआरएनए जो भी है, जो कोडोन्स होते हैं, सारे कोडोन्स अपने आप को ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए का सिंथेसिस कर देता है, लेकिन फिर एमआरएनए का फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है कि भाई कुछ पार्ट आगे का कटा, कुछ पार्ट पीछे का कटा, एंड देन वो फाइनल जो एमआरएनए है वही हमारा हमारे साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, एंड फिर वो गाइड करता है टीआरएनए को कि क्या क्या किस तरह का एमिनो एसिड्स लाए वो। ओके, नाउ अब आ जाओ जेनेटिक कोड क्या है। मोस्ट जेनेटिक कोड टेबल्स designate the codons for amino acid as mRNA sequence। जो डीएनए एमआरएनए पे जो सीक्वेंस बनाता है उसको हम लोग कोडोन बोलते हैं। एंड इस कोडोन का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ईच कोडोन कंसिस्ट ऑफ 3 बेसेस, ट्रिपलेट कोडोन का बना होता है, एंड देयर आर 64 कोडोन। जैसे कि हमारे पास 4 कोडोन है, 4 जो बेस है, जैसे ए टी सी जी 4 बेस है। अगर उन 4 बेस का तुम मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना ले सकते हो, 4 टू द पावर 4। तो जब उसका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाते हो तो तुम्हारे पास 64 कोडोन्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड इन सारों को हम लोग जैसे जो डीएनए का सिंथेसिस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, उसी तरह जो ट्रांसक्राइब जो एमआरएनए का जो हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं या उसको हम लोग राइट करते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब ये जो तुम्हारा 64 कोडोन होता है, इस 64 कोडोन में तुम्हारा 3 कोडोन जो होता है ना, ये स्टॉप कोडोन होते हैं, जिसको कि हम लोग हुआ
उगा एंड युवाक बोलते हैं। इसको याद करने के लिए हम लोग उआ, उगा एंड युवाक करते हैं। एंड ये एक्चुअली क्या है, UAA, UGA, UAG, ये 3 जो कोडोन्स होते हैं वो स्टॉप कोडोन्स होते हैं। कहने का मतलब, या इनको हम लोग नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ही ये कोडोन आता है, जैसे mRNA पे मान लीजिए कि जो भी हमारा कोडिंग सीक्वेंस लगा है, और जैसे ही ये सीक्वेंस आता है वहां से तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है एंड एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो इस स्थान पे रिलीज हो जाता है। इस 61 कोडोन में 3 कोडोन तो हो गए तुम्हारे, कि 64 कोडोन में 3 कोडोन हो गए तुम्हारे स्टॉप कोडोन्स होते हैं, एंड एक हमारा इनिशिएशन कोडोन होता है, जैसे कि तुम्हारा AUG है ना। ये AUG जो होता है ये मिथ्योनिन का सिंथेसिस करता है, एंड जो पहला प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब कोई भी किसी भी तरह का प्रोटीन बने, उस प्रोटीन पे जो पहला एमिनो एसिड होगा वो तुम्हारा मिथ्योनिन होता है, एंड उस मिथ्योनिन को ये कोड AUG जो है वो कोड करता है। ठीक है। अब ये जो AUG है ये तुम्हारा फॉर्माइलेटेड मिथाइल मिथ्योनिन हो जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में, है ना। उस पे तुम्हारा मतलब कि F, मतलब फॉर्माइल ग्रुप आके लग जाता है तो वो तुम्हारा F मेथ हो जाता है, एंड ये हमारा इनिशिएशन कोडोन जो है वो F मेथ होता है इन द प्रोकैरियोट्स में। तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द इनिशिएशन कोडोन या initiation amino acids in eukaryotes is eukaryotes methionine, but in prokaryotes it is formyl methionine, है ना। So this is the difference between difference of genetic code between the prokaryotes and the eukaryotes. अच्छा, ये कोड भी तुम्हारा थोड़ा डिफरेंट होता है। जो ये AUG जो होता है फर्स्ट जो कोडोन होता है, ये होता है फॉर द यूकैरियोट्स के लिए, बट ये GUG जो फॉर्माइलेटेड मिथानिन है उसको कोड करने वाला जो कोडोन होता है वो होता है GUG। तो अगर फर्स्ट कोडोन पूछे तुम्हें यूकैरियोट्स में तो दैट इज AUG, बट इन प्रोकैरियोट्स इट इज GUG। ये कोड जो होता है वो अनएम्बिगुअस होता है, यानी कि हर कोड जो होगा वो स्पेसिफाइड नो मोर देन वन एमिनो एसिड। एक कोड जो होगा वो एक ही एमिनो एसिड, उससे ज्यादा तुम्हारा एमिनो एसिड्स को नहीं कोर्स कर सकता है। बट इसका फिर मतलब कि वोबल हाइपोथेसिस दिया गया, क्योंकि हमारे पास देखो जो ओनली 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, बट हमारे पास कोड जो है वो लगभग 61 कोडोन है। अगर हम 3 कोडोन को छांट देते हैं तो हमारे पास स्टिल 61 कोडोन्स है, बट हमें 61 कोडोन्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो 20 एमिनो एसिड्स है, 20 एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है। तो आखिर ये 61 कोडोन, लेकिन ये 61 का 61 कोडोन जो होता है वो यूज होता है ना। तो इसका क्या कारण है, इसका मतलब कि बहुत सारे कोडोन, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा कोडोन होगा जो कि वो एक ही एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। तो यहाँ पे जो अनएम्बिगुअस का जो जो एक कह रहे हैं कि अनएम्बिगुअस है, जैसे अनएम्बिगुइटी का मतलब कि AUG, ये AUG सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन ही ट्रांसक्राइब करेगा, मिथ्योनिन ही ट्रांसलेट करेगा, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन नहीं करेगा, या ये फिनाइलिन नहीं करेगा, ये मिथ्योनिन ही करेगा। बट अगर सिर्फ AUG मिथ्योनिन कर सकता है तो फिर हमारे पास तो BC एमिनो एसिड्स का, BC कोडोन का यूज होगा, बाकी सारे कोडोन्स कहाँ गए। तो ये जो अनएम्बिगुइटी है इसका मतलब अपोजिट हम कह सकते हैं कि ये जो कोडोन है वो डीजेनरेट भी है। कहने का मतलब कि मोर देन वन कॉपी, है ना, मोर देन वन कोडोन कैन स्पेसिफाई अ सिंगल एमिनो एसिड, है ना। और ये जो पॉसिबिलिटी है, ये मोर देन वन कोडोन जो होगा, ये एक हाइपोथेसिस दिया गया जिसको कि हम लोग वोबल हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसको कि तुम लोग आगे आगे के स्लाइड में उसको डिस्कस करोगे कि अगर थर्ड कोडोन पे कुछ भी हो जाए, जैसे AUG है, अगर वहां पे AUC भी आ जाए तो थर्ड कोडोन पे हम लोग कहते हैं कि वहां पे एम्बिग्विटी जो होती है ब्रेक होती है। यानी कि अगर वो मिथ्योनिन ट्रांसक्राइब कर रहा है तो AUG मिथ्योनिन अगर ट्रांसक्राइब कर रहा है तो AUC भी मिथ्योनिन ट्रांसक्राइब करेगा। So that property is known as the degenerate, जिसमें कि more than one codon जो है specify करता है एक single amino acid, but unambiguity means one codon specify one amino acid only. All amino acid except methionine and tryptophan have more than one codon। जैसे बता दिया कि सारे, जैसे मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन का AUG ही होगा और AUG ही मिथ्योनिन को करेगा। इसी तरह ट्रिप्टोफान जो होता है, ट्रिप्टोफान का भी एक ही कोडोन होता है ना। लेकिन इनको छोड़ के बाकी जितने भी तुम्हारे एमिनो एसिड्स हैं उनको एक से ज्यादा कोडोन जो है वो स्पेसिफाई करता है। For those amino acids having more than one codon, the first two bases in the codons are usually the same. The base in the third position often vary. जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये जो है वो वोबल हाइपोथेसिस, किसी को हम लोग वोबलिंग कहते हैं कि थर्ड पोजीशन पे हम लोग वोबलिंग कर सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे हम थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, है ना। सो
वो एमिनो एसिड जिनके लिए मोर देन वन कोडोन है, मोर देन वन कोडोन एक ही एमिनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उनके लिए रूल ये है कि पहला दो जो कोडोन है वो सेम रहे, थर्ड बेशक वेरी रहे। तो इस तरह से तुम्हारा जो डी जनरेट का कह रहा है कि जो एमिनो एसिड जो कोडोन होता है वो डी जनरेट भी होता है, यानी कि ए यू जी है तो वो मिथनिन ही करेगा, है ना। ए यू सी अगर होता है तो हम लोग पहले वाला दो कोडोन जो होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, थर्ड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो एमिनो एसिड का कोडोन है वो डिजनरेट भी है ना। और मोर देन वन कोडोन जो है वो एक ही एमिनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं या स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसको वोबल हाइपोथेसिस यानी थर्ड पोजीशन का वेरिएशन होना चाहिए। फर्स्ट टू एमिनो एसिड जो है, फर्स्ट टू कोडोन जो है वो बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, है ना। अब ये जो कोड होता है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है, मतलब कि सारे जो भी तुम्हारे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या बैक्टीरिया हो, इन सारे के लिए तुम्हारा एक ही कोड होगा, है ना। ये नहीं कि तुम्हारा जैसे ए यू जी मिथुनिन कर रहा है तो ये ए यू जी जो है वो प्रोकैरियोट्स में कुछ और करने लगेगा। ट्रिप्टोफान अगर मान लीजिए कि ए यू सी अगर ट्रिप्टोफान को कोड कर रहा है तो ये ए यू सी जो है प्रोकैरियोट्स में कुछ और एमिनो एसिड्स को करेगा, नहीं, ये यूनिवर्सल होता है। अगर किसी चीज का कोड बना है तो वो कोड जो होगा वो प्रोकैरियोट्स और सभी में एक ही एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। लेकिन कुछ जो माइनर एक्सेप्शंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड इसमें कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ये कोड जो होता है वो कॉमालेस होता है, ऐसा नहीं कि तुमने तीन कोड को पढ़ा और उसके बाद उसको कॉमा लगा दी। ये कोड जो है वो कॉमालेस होता है, या जिसको कि हम लोग कंटिन्यूअस कोड बोलते हैं। देयर आर नो स्पेसर नो कॉमास बिटवीन कोडोन ऑफ एन एमआरएनए, किसी तरह का कोई कॉमा नहीं होता है, किसी तरह का कोई उसमें स्पेसर नहीं होता है। नेबरिंग कोडोन्स ऑन ए मैसेंजर आर नॉन ओवरलैपिंग एंड साइड बाय साइड वे नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं, मतलब कि तुम्हें एकदम बिल्कुल अलग अलग पढ़ना होगा। ए टी जी सी सी मतलब तीन तीन को तुम पढ़ रहे हो, लेकिन वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल कॉमा लेस है एंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग भी नहीं होते। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का कैरेक्टर आता है तो ये तुम लोग एक एक जो इसका कैरेक्टर है उसको याद कर लेना, है ना, समझते हुए। ओके, अब देखो ये हमारा जेनेटिक कोड का ये हमारा जेनेटिक कोड का कॉम्बिनेशन है कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना है। जैसे कि हमारे पास जो ऑब्वियसली एमआरएनए पे जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग कोड बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे पास चार कोड है, यू सी ए जी एंड इधर भी यू सी ए जी एंड इधर भी तुमने यू सी ए जी करके तुमने इन सब का तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो जब तुम तीनों को मिलाओगे तो कॉम्बिनेशन तुम्हारा इस तरह से बनेगा, है ना। जैसे यू 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 सी ये जो है वो फिनाइल को ट्रांसक्राइब करता है, फिनाइल को ट्रांसलेट करता है, मतलब ये फिनाइल एमिनो एसिड्स को लाएगा एंड देन बॉन्ड बनाएगा एंड देन प्रोटीन बनाएगा। ये जो है वो तुम्हारा ल्यूसीन करेगा। ये जो कोडोन इतना सारा जो कोड है वो तुम्हारा ल्यूसीन करता है, ये सेरीन करता है। यहाँ पे देखो उवा उवाग एंड उगा ये जो है वो स्टॉप कोडोन है, और ये तुम्हारा मिथोनिन जो कि तुम्हारा इनिशिएशन कोडोन है। इन सब में तुम देख रहे हो कि देर मतलब कि हर कोडोन जो है वो अलग अलग एमिनो एसिड्स स्पेसिफाई कर रहा है ना। जैसे ये तुम्हारा ये ट्रिपल यू है, ये फिनाइल एनिलीन कर रहा है, ये वही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारे जो कोडोन है वो मिलके एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि ये डीजेनरेट भी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि थर्ड पोजीशन तुम्हारा वैलिड है। जैसे अगर तुम्हारा ये तुम्हारा यू 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 अगर फिनाइलेनिलीन कर रहा है ना, तो यू यू सी करेगा, यानी कि फर्स्ट टू एमिनो एसिड जो होगा वो तुम्हारा बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, है ना। तो ये सारे तुम्हारे एमिनो एसिड्स हैं, ये कोड्स हैं एंड एमिनो एसिड से सबको याद करना इतना जरूरी नहीं है, और तुम लोग याद करना मुश्किल भी है। तुम्हें क्या याद करना है यहाँ पे कि तुम्हें तीनों स्टॉप कोडोन याद करना पड़ेगा कि ये तुम्हारे स्टॉप कोडोन है। इनिशिएशन कोडोन क्या है तुम्हारा ए यू जी, है ना। अब जैसा मैंने बताया कि जो तुम्हारा कोड को कह रहा है कि डिजनरेट है, वो डिजनरेट अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथेसिस होगा, यानी कि फर्स्ट टू एमिनो एसिड्स फर्स्ट टू कोड जो होगा वो सेम होना चाहिए, थर्ड कोड में बहर। तो दैट दैट इज नोन एज द वोबल, इसको हम लोग वोबल हाइपोथेसिस बोलते हैं।
सो इसको कहते हैं कि मेनी एमिनो एसिड्स आर स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन कोडन, दैट इज रिडंडेंसी। जहाँ पर तुम एक बार कह रहे हो कि ये जो अनएम्बिगुअस है, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स को हम लोग एक कोडन से भी स्पेसिफाई करते हैं। फ्रीक्वेंटली frequently a tRNA can translate more than one of these codon, sparing the cell from making multiple tRNA to carry the same amino acids, है ना। अब हमारे पास tRNA जो है वो बहुत, वैसे तो बहुत सारे, जितने तरह के एमिनो एसिड्स हैं उतने तरह के तुम्हारे tRNA होंगे, लेकिन अगर तुम हर किसी को कहते हो कि भाई अलग अलग कोडोन को कैरी करना है तो तुम्हें कितने 61, कम से कम 64 tRNA की जरूरत पड़ेगी। तो भाई सेल उसी काम को करता है जिसमें कि उसकी एनर्जी कम लगे, है ना। तो जो tRNA है ना, वो tRNA जिसके थर्ड पोजीशन पे अगर वेरिएशन है तो वो सेम tRNA जो होगा वो सेम एमिनो एसिड्स को वो कैरी कर सकता है ना। फॉर इंस्टांस जैसे कह रहा है कि आर्गिनिन tRNA कैन ट्रांसलेट बोथ CCA एंड CGG कोडोन दैट स्पेसिफाई आर्गिनिन, है ना। आर्गिनिन को स्पेसिफाई करने वाले ये जो दोनों कोडोन है उनको ये tRNA जो है वो कैरी कर सकता है, यानी कि एक एमिनो एसिड्स को जो स्पेसिफाई करने वाले दोनों कोडोन को tRNA कैरी कर सकता है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द वोबल एंड कैन बी समराइज। यहाँ पे देख रहे हैं ना CGA, यहाँ थर्ड पोजीशन पे सिर्फ तुम्हारा G चेंज हुआ है ना। सो फर्स्ट टू जो है वो तुम्हारा एमिनो कोडोन जो है वो सेम है, एंड थर्ड पोजीशन पे जो वेरिएशन आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे जो तुम उसको लचीलापन दे रहे हो, जो उसको उसी को हम लोग कह रहे हैं कि वोबलिंग है। करेक्ट बेस पेयरिंग इज रिक्वायर्ड एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कोडोन। जैसे कह दिया कि जो जो पहला दो पोजीशन है वहीं पे तुम्हारा करेक्ट बेस पेयरिंग की जरूरत होती है ना। फर्स्ट पोजीशन ऑफ कोडोन एंड थर्ड ऑफ एंटीकोडोन। देखो कई बार पूछ सकता है कि वोबल पोजीशन ऑफ, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि वो कोडोन का पूछ रहा है कि एंटीकोडोन का पूछ रहा है। कोडोन मतलब हो गया कि एमआरएनए का सीक्वेंस, एंटीकोडोन हो गया कि मतलब तुम्हारे टीआरएनए का सीक्वेंस। तो जो जो तुम्हारा वोबल पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन ऑफ कोडोन है ना, बट फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडोन है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। So correct base pairing is required at the first position of the codon and third position of anticodon and second position of the codon and second of the anticodon. First and second position of codon पे correct base pairing की तुम्हें जरूरत पड़ती है, लेकिन जो third pair of जो codon है, थर्ड जो codon है at मतलब थर्ड जो base है at codon and first of anticodon is known as the vowel position. The third position of codon does not always need to be paired with the anticodon. It is allowed to vowel in some cases. तो अगर तुम्हें वोबल हाइपोथेसिस दिया जाए तो तुम्हें वोबल हाइपोथेसिस को इस तरह से समझाना होगा कि जो कोडोन का जो जो हमारा थर्ड जो बेस है, वो थर्ड बेस जो है वो एंटीकोडोन के पहले जो बेस पेयर है उसमें वो वोबलिंग हो सकता है, उसमें किसी भी तरह का, मतलब बस जो करेक्ट बेस पेयरिंग है वो हमारा फर्स्ट टू पोजीशन ऑफ कोडोन की पे जरूरत पड़ती है। थर्ड पोजीशन पे देयर शुड बी सम वोबल, है ना। सो ये तुम्हारा एक tRNA का मतलब पिक्चर है ना। tRNA को देखो, ये तुम्हारा ये mRNA का सीक्वेंस है 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन। जैसे ये तुम्हारा वोबल 1 2 3, tRNA को जब 5 प्राइम 2 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ोगे तो 1 2 3, दिस इज वोबल पोजीशन। लेकिन जो एंटीकोडोन है, ये tRNA का जो सीक्वेंस है 1 2 3, है ना। तो एंटीकोडोन का फर्स्ट पोजीशन, बट जो तुम्हारा mRNA है उसका थर्ड पोजीशन इज नोन एज द तुम्हारा वोबल पोजीशन। और ये एक tRNA का है जिसको कि मतलब एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है इस पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस को पढ़ के, इस तरह से ये सीक्वेंस को पढ़ के, है ना, वो क्या करता है कि उसी टाइप का अपना एमिनो एसिड्स वो ले आता है ना। अब देखो 5 मिनट का टाइम रह गया है, मेरे ख्याल से ये म्यूटेशन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर करवाते हैं तो ये हमारा बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। तो म्यूटेशन को क्या करें, अब स्टॉप कर दें क्योंकि 5 मिनट का टाइम है, ठीक है। सो आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच।